ब्लॉक टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। ब्लॉक टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे मौलाना तौकीर की बहू निदा खान ने अपने ससुर तौकीर रजा को माफिया और तालिबानी सोच का आदमी बताया। इसके बाद आपको बताएंगे बीजेपी सांसद बृजलाल ने लखनऊ में कुछ सफाई कर्मचारियों को अवैध बांग्लादेशी बताया है, जिसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। साथ ही बात होगी दिल्ली में छठ पूजा के लिए वीएचपी ने सनातनी स्टॉल लगाए हैं, जिसे मुस्लिम धर्मगुरु जहां धार्मिक एकता के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी तंज कसा है। और फिर जानेंगे बिहार चुनाव में बीएसपी ज्यादा सीट पर जीत का प्लान बना रही है। एसपी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं एआईएमआईएम के मुस्लिमों के दरी बिछाने वाले बयान पर भी सियासी घमासान जारी है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। आईएमसी चीफ तौकीर रजा की बहू निदा खान ने उन पर बड़ा हमला बोला है। निदा खान ने कहा कि तौकीर रजा को उनके कर्मों की सजा मिली है। निदा खान ने अपने ससुर तौकीर की सोच को तालिबानी बताया है। कांग्रेस का कहना है कि किसी शख्स के धर्म को लेकर पूर्वाग्रह न बनाया जाए, बल्कि जो सही मायने में दोषी है उस पर कार्रवाई हो। वहीं बीजेपी का कहना है कि यूपी में कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होती है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आईएमसी चीफ तौकीर रजा के खिलाफ उनके परिवार ने ही मोर्चा खोल दिया है। तौकीर की बहू रह चुकी निदा खान ने वीडियो जारी कर तौकीर रजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहू निदा खान ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा को उनके कर्मों की सजा मिली है। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफ़र कर गए जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज़ उन्होंने करी है। निदा खान ने आरोप लगाया कि मौलाना तौकीर रजा की वजह से मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। निदा खान ने अपने ससुर तौकीर रजा को माफिया और तालिबानी सोच का आदमी बताया। उनकी फैमिली की बात, जैसे कि हम जानते हैं कि अरसलान मेरा ब्रदर इन लॉ था पहले, उसके एक काजिम करके नहीं, उवैस करके एक लड़का है जो उसके साथ रहता है और उसका नाम भी एफआईआर में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग और माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि किसी शख्स के धर्म को लेकर पूर्वाग्रह न बनाया जाए, बल्कि जो सही मायने में दोषी है उस पर कार्रवाई हो। तौकीर रजा गलत कर रहे हैं या कोई और गलत कर रहा है, आप उसकी निष्पक्ष जांच करा लीजिए। बस मैं इतना जानता हूं कि किसी धर्म को लेकर किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं बनाया जाना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो भी अगर कोई आपको लगता है किसी का दोष है तो उसके खिलाफ कानूनी तौर से मुकदमा चलाया जाना चाहिए। निदा खान आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी भी चलाती हैं। निदा की तौकीर के परिवार में शादी हो चुकी थी और वर्तमान में उसका शौहर से विवाद जारी है। निदा खान का यह बयान उस समय आया है जब उनके पति और तौकीर के बीच पुरानी रिश्तेदारी और विवादों को लेकर तकरार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बीजेपी के सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने सफाई कर्मचारियों को अवैध बांग्लादेशी बता दिया है। बृजलाल ने सीएम योगी से लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के हर जिले में अभियान चलाने और अवैध बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की। मौलाना बरेलवी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और एसपी का कहना है कि घुसपैठियों का आना बीजेपी की नाकामी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि यूपी में कानून का राज है, तो यहाँ जो भी एक्शन होता है कानून के हिसाब से ही होता है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने लखनऊ में मॉर्निंग वॉक के दौरान सफाई कर्मियों का वीडियो बनाया। बृजलाल ने इन सफाई कर्मियों को अवैध बांग्लादेशी बताया। वीडियो में सफाई कर्मी खुद को असम का बता रहे हैं कि नगर निगम ने इनको लाइसेंस दे दिया है कि यहाँ ये काम करते हैं और इनको अलग से
मान्यता यहाँ मिल रही है। ये बांग्लादेशी हैं, वो बांग्लादेश जिसका आज वो पाकिस्तानी की भाषा बोलते हैं। मैं एटीएस का फाउंडर चीफ हूँ यूपी का। तमाम जो हुजी संगठन रहा आतंकवादी वो बांग्लादेश बेस्ड है। ब्रजलाल ने सीएम योगी से लखनऊ समेत यूपी के हर जिले में इनके खिलाफ अभियान चलाने और अवैध बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की। लीगली भी इनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी डेमोग्राफी ये बदल रहे हैं, क्योंकि ये एक साजिश है भारत को गजवाए हिंद बनाने का, इस्लामिक इंडिया बनाने का इंटरनेशनल साजिश है। तो इस साजिश से निपटना होगा। आखिरकार 56 इस्लामिक देश हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने ब्रजलाल पर पलटवार कर इसे बीजेपी की ही साजिश बता दिया। जो दलील दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि 1971 में ये लोग यहाँ पे आए थे, ये सरासर झूठ है, बकवास है और एक बड़े समुदाय को बेरोजगारी पर और सड़क पर लाने का एक मंसूबा और प्लान बना रखा है इन्होंने। वहीं बीजेपी का कहना है कि यूपी में कानून का राज है, यहाँ जो भी एक्शन होता है कानून के हिसाब से ही होता है। नगर निगम और सरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इसकी निगरानी करती है और कहीं उनका कोई विषय है तो उसकी पुलिस जांच करेगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी ने पूछा है कि जब 11 साल से केंद्र में और 8 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है तो घुसपैठियों का आना बीजेपी की नाकामी है। बताइए, 11 साल से इनकी केंद्र में सरकार चल रही है, 8.5 साल से ज़्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार। अगर ये घुसपैठिए चले आ रहे हैं तो थू है, शेम है, शर्म है इनके सरकार के ऊपर कि ये घुसपैठियों को रोक नहीं पा रही है। भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस किसके अंडर में आता है? आज की तारीख में 11 साल से आपकी सरकार है और आज भी अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये आपकी नाकामी है। आप ये शर्म आनी चाहिए आपको इस सरकार को। बीजेपी सांसद ब्रजलाल के मुताबिक इंदिरा गांधी के समय अवैध बांग्लादेशी असम में घुस आए थे। ऐसे में लखनऊ नगर निगम ने अगर इन्हें काम का लाइसेंस दिया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं ब्रजलाल की मांग पर सियासी घमासान तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रिहायशी 4 मंजिला मकान में आग लग गई है और मकान की तीसरी मंजिल पर पाइप गोदाम में आग लगी है। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर कंट्रोल किया जा रहा है। आग बुझाने के दौरान मकान का छज्जा भी गिर गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छज्जे की चपेट में 4 फायर कर्मी भी घायल हो गए। 2 फायर कर्मी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। अलीगंज के उस्मानपुर गांव में ये आग लगी है। लगभग कितनी बजे आग लगी थी और क्या? 6:50 पे हमें सूचना मिली थी। उसके करीब 5-7 मिनट बाद ही हमारी फायर टेंडर यहाँ पहुँच गए और आग की तीव्रता को देखते हुए तत्काल अन्य फायर स्टेशनों से भी गाड़ियाँ बुलवा ली गई। करीब 8 गाड़ी मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का कार्य प्रगति कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभमणि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, क्या अपडेट है? क्या आग पर कंट्रोल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी का अपडेट यही है कि फायर को कंटेन कर लिया गया है। आग फैल नहीं रही है, उसको काबू में कर लिया गया है। और जैसा बताया जा रहा है 4 मंजिला एक रिहायशी भवन है, लेकिन इसी के तीसरे मंजिल में पाइप का गोदाम भी चलाया जा रहा था। आग इसी पाइप के गोदाम से भड़की थी और जो वहां पर लोग रह रहे थे वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। पूरी बिल्डिंग को, 4 मंजिला को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। पहले दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची थी, इसके बाद 8 गाड़ियां करीब लगी हैं और करीब 1.5 से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस पूरी आग को काबू में पाया गया, माफ कीजिए काबू किया गया। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि फायर फाइटिंग में लगे फायर ब्रिगेड के 4 कर्मचारी इसमें घायल हो गए हैं। फायर फाइटिंग के दौरान ही इस बिल्डिंग का छज्जा गिर गया और छज्जा गिरने से चार फायर फाइटर्स घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी 4 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी का अपडेट यही है कि फिलहाल आग को काबू में कर लिया गया है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस और फायर ब्रिगेड दोनों टीमें इस वक्त आग को काबू में कर चुकी हैं, लेकिन उनके 4 जवान घायल हुए हैं। लिहाजा उनको उचित इलाज मुहैया कराया जाए, इसकी ओर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए ऋषभ आपका बहुत शुक्रिया। भैया नहीं
और दिल्ली में वीएचपी के जरिए छठ पूजा के लिए स्टॉल लगाने के ऐलान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीएचपी ने जिहादी मुक्त दिल्ली के संकल्प के साथ शुद्ध और प्रमाणित पूजा सामग्री बेचने के लिए 30 स्थानों पर स्टॉल्स लगाए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु जहां इसे धार्मिक एकता के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वीएचपी की दुकान पर तंज कसा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में छठ की रौनक चरम पर है। इस बीच वीएचपी ने ऐलान किया है कि थूक जिहाद के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए श्रद्धालुओं को शुद्ध और प्रमाणित पूजा सामग्री उपलब्ध कराएगी। छठ को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली में 2 दिनों तक वो खुद की जो है दुकान लगाएंगे और इससे जो है वो सनातन का जो स्लोगन है उसको दर्शाएंगे। और उनका कहना है कि जो जिहादी मुक्त, इसको एक कार्यक्रम की तरह देख रहे हैं जिसमें कोई भी मुसलमान जो है वो दुकान नहीं लगाएंगे। और ये कदम तब उठाया गया है जब ये देखा गया है कि वो थूक वाला जो मामला सामने आया था, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। इसके तहत वीएचपी दिल्ली के करीब 30 जगहों पर विशेष स्टॉल लगाएगी, जहां पूरी तरह सत्यापित और परंपरागत सामग्री खरीदी जा सके। तो जो मार्केट रेट है उससे थोड़े कम राशि में और शुद्धता से वो भक्तों को मिले, ये प्रयत्न हमारा रहेगा। और यही हमारा आग्रह हिंदू समाज को भी रहेगा कि वो ऐसे ही लोगों से खरीदे कि जो इस तरीके से उनकी चिंता करेंगे, उनके पर्वों की चिंता करेंगे। वीएचपी के ऐलान के बाद मौलाना साजिद रशीदी ने इसे धार्मिक और संवैधानिक एकता के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें आप साइडलाइन नहीं कर सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों के हाथ से कोई चीज ली नहीं जा सकती, त्योहारों पर या ऐसे मौकों पर उनसे कुछ खरीदा नहीं जा सकता। ये जो लोग हैं ये धर्म का नहीं, ये अधर्म का काम कर रहे हैं। ये धर्म तो हो ही नहीं सकता, ये अधर्म है। इसलिए जो लोग इस कार्रवाई में शरीक हैं, सरकार को चाहिए उन पर कार्रवाई हो और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की जो साजिश है वो वीएचपी के लोग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि वीएचपी देश के धार्मिक ताने बाने को तोड़ने का काम कर रही है। किसके खेत में से क्या हो गया, किसकी भैंस ने दूध दिया, कौन सी भैंस हिंदू है और कौन सी भैंस मुसलमान है, तो आप लगाओ ना। ये अमूल डेयरी बंद कर दीजिए, इसके अंदर पता नहीं कितने मुसलमानों का दूध जा रहा होगा, सारे हिंदुओं को आप पिला रहे हो। तो इस तमाम चीजें क्या तमाशा बनाना चाहते हो भाई? 25 करोड़ लोग देश के अंदर हैं, आप 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन नहीं कर सकते। मुख्य धारा के अंदर है वो पूरे के पूरे। वीएचपी का दावा है कि सनातन का स्टिकर सिर्फ उसे ही दिया जाएगा जिसके सारे कागजों का वेरिफिकेशन होगा। जिस दुकान को स्टिकर मिलेगा उसके पास पूजा सामग्री का सामान प्रमाणित माना जाएगा। वहीं वीएचपी के इस ऐलान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। तो एक तरफ तो वीएचपी एक नई पहल कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो विपक्ष हैं या जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ से लगातार आपत्ति जताई जा रही है। और उनका कहना है इस तरीके के जो कदम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसा तब नहीं होना चाहिए जब कोई बहुत बड़ा त्यौहार हो, क्योंकि त्यौहार को तो सबको मिलकर मनाना चाहिए। कैमरामैन सोनू के साथ फरखान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के साथ में मीटिंग की और मीटिंग में मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों के वित्तीय अधिकार को बढ़ाने का आदेश दिया। ये बदलाव करीब 30 साल बाद प्रदेश में आया है और पीडब्ल्यूडी अफसरों के अधिकार करीब 5 गुना बढ़ा दिए गए हैं। अब चीफ इंजीनियर 10 करोड़ तक के काम को खुद मंजूरी दे सकेंगे। वहीं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को 5 करोड़ तक के कामों को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है और सीएम योगी के इस फैसले से पीडब्ल्यूडी के कामों में तेजी देखने को मिलेगी। और वहीं मायावती 6 नवंबर से बिहार चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं और पार्टी का खास फोकस उन जिलों पर है जो यूपी से सटे हुए हैं ताकि कुछ सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। वहीं बिहार चुनाव के लिए एसपी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अखिलेश यादव के बाद में आजम खान का नाम भी है, जो जेल से बाहर आने के बाद में पहली बार पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
बिहार में इस बार बीएसपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी का खास फोकस उन जिलों पर है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। बीएसपी की कोशिश है कि इन इलाकों में मजबूत पकड़ बनाकर अपना खाता खोला जाए और कुछ सीटों पर जीत दर्ज की जाए। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आगामी 6 नवंबर से बिहार चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बार पार्टी का फोकस यूपी बॉर्डर से सटे जिलों पर है, जिसके लिए गोपालगंज, सिवान, कैमूर, बक्सर जैसे जिलों में संगठन को मजबूत करने और दलित वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इन सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। बीजेपी का कहना है कि बिहार चुनाव में बीएसपी का खाता खुलना भी मुश्किल है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है, अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत वहां चुनाव लड़ सकती है, लेकिन खाता खुलना वहां संभव इसलिए नहीं है कि बिहार की जनता ने भाजपा राजग को छोड़ के सबके खाते को क्लोज कर दिया है। वहीं एसपी और कांग्रेस का कहना है कि बीएसपी और मायावती ने अपने मिशन को बीजेपी के हाथों भेज दिया है। वहीं राजनीति के जानकार मानते हैं कि बेहतर नतीजों के लिए मायावती को बिहार चुनाव में पूरी ताकत झोंकनी होगी। और पिछले दिनों जो मायावती ने लखनऊ में तमाम सारे पदाधिकारियों से बात की, सम्मेलन किया, शक्ति प्रदर्शन किया, उससे उनके समर्थकों में और कैडर में एक उत्साह तो बढ़ा ही है कि भले ही मायावती और उनकी पार्टी सत्ता में ना हो, सीटें ना हो उनके पास, लेकिन अभी भी दमखम है और अगर सही लीडरशिप मिले तो पार्टी कुछ कर सकती है, तो कुछ कर सकती है। बिहार चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सपा वरिष्ठ नेता आजम खान, सांसद राजीव राय, इकरा हसन, प्रिया सरोज समेत 20 लोगों के नाम शामिल हैं। ऐसे में बिहार चुनाव में यूपी की सियासत का जोरदार रंग देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि बिहार में वो एनडीए गठबंधन के साथ है। उन्होंने अपना गठबंधन त्रेता युग वाला बताया। वहीं महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के सीएम का चेहरा घोषित होने के बाद एआईएमआईएम ने पूछा है क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने का काम करेंगे, जिस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तंज कसा है। देखिए रिपोर्ट। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने एक बार फिर दोहराया कि वो बिहार चुनाव में भी एनडीए के साथ है और ये गठबंधन तो त्रेता युग से है। जब भगवान राम निषादों के साथ रहें तो हम क्यों नहीं रहेंगे। हम तो एनडीए के साथ पहले भी थे, आज भी है, कल भी। तो त्रेता का गठबंधन है ना। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, देखो कैसे रावण दुख का राज खत्म हुआ था। जब राम गए तो बाली तो रावण को कंधे में ऐसे घूमा था लेके, तो राम चाहते तो बाली के साथ रह लेते तो रावण खत्म हुआ, लेकिन उन्होंने किसको गले लगाया था? गरीबों को, सुग्रीव को। तो ये हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं और इस युग में मोदी योगी को गले लगाया है हम लोगों को, तो हम लोग उन्हीं के साथ। बिहार चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित किया है। इसके बाद एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है उनको दरी बिछाने का काम दे दिया गया है। वो दरी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा क्या? कुर्सी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा या नारा लगाने का मंत्रालय उसके पास है? तो सवाल यही है कि 14% वाला मुख्यमंत्री बन गया, 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री बन गया, 18% वाला अब्दुल दरी बिछावन मंत्री बन गया। एआईएमआईएम पर कांग्रेस ने पलटवार कर कहा कि एआईएमआईएम और बीजेपी एक ही तरह से काम करती है। 18% बोल कर 82% को एकजुट करते हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी का कहना है जो पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठा रही है वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दे तो खत्म हो जाएगा खेल। हाँ कर देना, जो पार्टी सवाल उठा रही है कर दे घोषित। तो कहते हैं कि जो भाजपा सवाल उठा रही है तो भाजपा केंद्र के अंदर तो मंत्री बनाया नहीं, एक भी पार्लियामेंट के अंदर एक भी मेंबर पार्लियामेंट उनका मुस्लिम नहीं है, तो वो सवाल कैसे खड़ा कर देंगे? आप तो ये भी कहते हैं कि टिकट भी नहीं दिया। टिकट देते ही नहीं वो। वहीं चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि इनको मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना है। मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे लेकिन जब वक्त आएगा तो उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे।
अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना, 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए। बिहार चुनाव में मुस्लिमों की अनदेखी पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर आरजेडी एमएलसी कारी सुहैब के साथ फोटो शेयर की, जिसमें आरजेडी एमएलसी कारी सुहैब टोपी पहने हुए दिखे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार को बिहारी चलाएगा, बाहरी नहीं, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इस बीच एक बड़ी खबर, फिरोजाबाद में कैबिनेट की मंत्री बेबी रानी मौर्य की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कटफोरी के पास ये एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में बाल बाल बच गई हैं मंत्री बेबी रानी मौर्य। हादसे के बाद में मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई। डायवर्जन चिन्ह न होने से हादसे की बात कही गई। यूपीडा के अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। देवेंद्र चौहान हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है अभी फिलहाल? बेबी रानी मौर्य ठीक हैं? बिल्कुल, जिस समय बेबी रानी मौर्य लखनऊ के लिए जा रही थी, उसी समय आगरा एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उनकी गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि उनके कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसके बाद ही जैसे इसकी सूचना मिली तो मौके पर तत्काल पुलिस भारी मात्रा में पहुंच गई। उसके साथ ही यूपीडे के भी अधिकारी पहुंच गए और चूंकि मामला यूपीडे का था, एक्सप्रेसवे का था, तो जो बातचीत की गई उसमें साफ कहा गया, देखा गया कि आखिर गलती क्या थी। तो जो डायवर्जन चिन्ह था वो कहीं ना कहीं लगाया नहीं गया था। वहाँ रोड पे जिस तरीके से काम चल रहा था तो उसमें चिन्ह लगना चाहिए था, जिसको लेकर वो उन्होंने काफी नाराजगी जताई। और चूंकि हादसा इसी कारण से हुआ है, इस तरीके से पहले भी हादसे हुए हैं, इसको लेकर कई बार यूपीडा के तमाम अधिकारियों को बताया गया है। स्थानीय स्तर पर जो चिन्ह लगाने होते हैं, जब किसी भी कार्य अगर चल रहा होता है तो उसके चिन्ह न होने की वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि बेबी रानी मौर्य ने बहुत सख्त लहजे में जो है कहा है कि इसकी जरूर जांच होगी और इसकी शिकायत ऊपर अधिकारियों से भी की जाएगी, ताकि आने वाले वक्त में किसी और का एक्सीडेंट इस प्रकार ना हो, साइन बोर्ड ना होने से। विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।